तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2024। हाँ, 2023 कितना जल्दी निकल गया पता भी नहीं चला यार। मतलब मेरा एक वीडियो है, मैं कभी शेयर करूंगा उसमें। मतलब वो 2023 के एंड का वीडियो है जिसमें मैंने ऐसा बोल रखा है कि मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि 2023 से आप क्या चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा धीरे गुजरे ये साल, लेकिन वही हुआ, पता भी नहीं चला, पलक झपकते ही 2023 निकल गया, 2024 शुरू हो चुका है। लेकिन जो भी है, नया साल है, नया मौका है, नए काम आएंगे और नया जोश है, सब कुछ नया है। तो उसी के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की, आपको और आपके परिवार को। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आप जो भी करना चाहते हैं इस साल में कीजिए, अच्छा कीजिए, और जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो आपको इस साल में मिलेगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ये मेरी दुआ है। हम एंटर कर चुके हैं Q&A वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो वीडियो नेक्स्ट करेंगे वो Q&A सेशन होगा, और लाइव मैंने नहीं किया क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस लाइव के अंदर आपको मेंटेन रखना उस फ्लो को, जो कि मैं नहीं रख पाता है लाइव में कभी भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से क्वेश्चंस मांग लेता हूं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कम्युनिटी में दोनों में पोस्ट किया, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भाई, बहुत सारे। आप देख सकते हो, मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके रख रखी है भाई। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मोस्टली आधे से ज़्यादा तो इसमें से जुजुत्सु काइसन और गोजो के बारे में, एनिमे के बारे में थे। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि जनरल डबिंग के बारे में या वॉइस एक्टिंग के बारे में होंगे। तो जो भी है भाई, मैंने तो देखो जो एक जैसे क्वेश्चंस थे उनमें से मैंने एक ही चूज़ किया है। हो सकता है कि किसी एक का कोई एक क्वेश्चन रह जाए या जो भी है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना भाई। आपने देखा है कितने सारे सवाल आए थे, तो एक वीडियो के अंदर तो वैसे भी सारे लेने पॉसिबल नहीं है, और मैंने तो फिर भी भाई छांट के लिए हैं। तो भी इस वीडियो में मतलब इतने सारे क्वेश्चंस मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, ये वीडियो कम्प्लीटली अनकट रहेगा। कम्प्लीटली अनकट मतलब इसमें मैं कोई भी एडिटिंग में सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाऊंगा भाई, और कुछ नहीं है। कोई कट नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उनके जवाब देता जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने उन क्वेश्चंस के सिलेक्ट करके उनके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, ताकि मुझे सवाल के जवाब देने में आसानी रहे। वरना तो क्या हो ना कि सामने कोई सवाल आ जाए, फिर उसका जवाब दिए बिना मैं उसको पास आउट कर दूं तो बुरा मान जाते हैं। तो चलो भाई, शुरू करते हैं Q&A वाला वीडियो। और मेरे लिए भी करो थोड़ा सा यार दुआ वगैरह की। इस तरह का Q&A मैं पहली बार कर रहा हूँ। एक बार बहुत पहले 2018-19 में कर चुका हूँ मैं, लेकिन अभी मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो पहला जो सवाल है वो मुझसे पूछा है अंजलि ने, और वो कह रही है, हाउ टू स्टार्ट अ जर्नी एज अ वॉइस आर्टिस्ट, व्हाट आर द स्कोप्स। तो देखो, स्कोप तो डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट किस बेस पे है और आपने कैसे शुरू किया है अपने काम को। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि एक वीडियो पहले बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डालूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास। तो मैंने वो वीडियो डाल रखा है, उसमें देखो, उसमें मैंने पूरा बताया कि आपको एक जर्नी एज अ वॉइस आर्टिस्ट एक जर्नी आपको कैसे शुरू करनी है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे कुछ शायद आपको समझ में आ सकता है। और स्कोप की बात करें तो यार देखो, डिपेंड करता है कि ये जो वॉइस इंडस्ट्री है ये किस लेवल तक जाती है आगे। क्योंकि अगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वगैरह का जो सीन अभी चल रहा है, अगर वो बढ़ता गया तो थोड़ा सा देखो स्कोप तो कम हो सकता है। स्कोप का वैसा कोई सीन नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो, क्योंकि इसमें कितना का आप आगे, मतलब एक चीज़, कॉमन चीज़ है कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट ही रहोगे। अभी वॉइस आर्टिस्ट तो आपने एज अ वॉइस आर्टिस्ट शुरू किया है, आने वाले टाइम में भी आप वॉइस आर्टिस्ट ही रहोगे। ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन हो गया और आप सीनियर वॉइस हाँ, सीनियर तो क्या, टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से बनोगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है कि आप स्कोप के, अगर उस वे में स्कोप पूछ रहे हो तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो यही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई RJ शिवाय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये रेडियो जॉकी हैं, राजस्थान से ही हैं, और ये भी डबिंग करना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग घुमाया और एकदम सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच गए। इन्होंने पूछा, आप दिन के कितने आवर्स डबिंग में जाते हैं। तो भाई देखो, कोई मेरा फिक्स नहीं है।
कभी कभी दिन में सिर्फ 2 घंटे भी होता है। मोस्टली क्या होता है, जैसे सुबह के 10 बजे से शेड्यूल स्टार्ट होता है और रात को 8, 9, 10 बजे तक चलता है। जैसे 4 घंटे किसी एक स्टूडियो में टाइम दिया तो 10 से 2 मैं वहाँ हूँ, फिर लंच के बाद मैं 3 से 4 किसी और स्टूडियो में 1 घंटे के लिए हूँ, 4:30 से 6 किसी और स्टूडियो में हूँ। तो ऐसा स्टूडियो बाय स्टूडियो हमको जाना पड़ता है अलग अलग, तो उस पे है और डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम से काम कर रहे हैं और कितनी अपनी अप्रोच है, कितने स्टूडियोज़ में हमको लोग जानते हैं, तो उसके हिसाब से कितनी स्टूडियो में हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने को काम मिलता है और उसके हिसाब से ही अपने दिन के काम का जो टाइम है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जतिन ने पूछा है कि भैया जी आपने सबसे पहले किसको डब किया था, आपका फर्स्ट डब? मेरा फर्स्ट अनऑफिशियल डब तो भाई मैंने 2018 में मेरे यूट्यूब पे मैं ट्रेलर जब डब करता था तो मैंने वेनम का ट्रेलर डब करके अपलोड किया था। वो मेरा अनऑफिशियली अपलोड किया हुआ पहला ट्रेलर था। उससे पहले मैं घर पे बहुत डब करता रहता था टाइम पास के लिए, अपने दोस्तों को डब कर करके भेजता था मैं, तो वो था। और ऑफिशियल डब मेरा था यहाँ पे मुंबई आने के बाद में। मैंने एक रीडब था एक्चुअली, वो किसी दूसरे आर्टिस्ट का डब था जो कि गलती से स्टूडियो में वो थोड़ा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका पूरा डब जो था वो पूरे उस डब में नॉइज़ था और वो आर्टिस्ट आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे। और फिर क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोस के लिंक उन डायरेक्टर को भेज रखे थे कि मैं ऐसे वॉइस थोड़ी मॉड्यूलेट करके चेंज करके डब कर लेता हूँ, तो आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो उन्होंने भाई मुझे मतलब उनको उसी दिन वो करना था और कोई आर्टिस्ट अवेलेबल होता नहीं है सेम डे। मैं नया नया था तो मैं अवेलेबल था, मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत स्टूडियो गया और वो जो बैड ब्लड नाम से नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है तो उसमें मैंने डब किया था भाई। तो वो मेरा ऑफिशियली पहला डब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुयोई स्नोई ने पूछा है मुझसे, पता नहीं भाई सॉरी मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो, कि सर डू यू लव योर फैंस? पहली चीज़ तो ये है कि मैं फैंस वाली चीज़ में बिलीव ही नहीं करता, ठीक है। फ़ैन वैन मेरे को ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मानसिकता है, मेंटालिटी है। फ़ैन जैसा कुछ नहीं होता। आप मेरे काम को प्यार करते हो, मेरे काम को पसंद करते हो, बस वही चीज़ है। मैं आपको भाई बोलता हूँ तो आप मेरे भाई हुए या दोस्त हुए। फ़ैन वाला नहीं भाई, वो मैंने मतलब अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है कि मैं लोगों को अपना फ़ैन बोलूँ। फ़ैन लोगों को बनाने के लिए बहुत अलग लेवल पे करना काम ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है भाई। मैं तो एक नॉर्मल छोटा सा वॉइस आर्टिस्ट हूँ, सबको बताता हूँ, आम सी ज़िंदगी जीता हूँ, काम करता हूँ, घर आता हूँ, बस। चलो नेक्स्ट, निहारिका पवार ने ये सवाल पूछा है आकाशवाणी वाले स्टाइल में। तो अगला सवाल हमारे पास आया है निहारिका पवार का, हाउ टू स्टार्ट अ जर्नी एज अ वॉइस एक्टर। इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ पहले भी, और वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है लिंक मैं डाल दूंगा। भाई देखो आज फंबल बहुत मारूंगा, बहुत गड़बड़ होगी क्योंकि मैं अनकट वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस एज माई साइड जॉब। नो, साइड जॉब के हिसाब से तो मत करो इसको। साइड जॉब आप तब बनाओ जब आप एक स्टेबल वर्किंग एक्सपीरियंस्ड बहुत टाइम से काम कर चुके हो। अगर आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट, तब आप इसको साइड जॉब बना सकते हो, लेकिन एज अ साइड जॉब इसे शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, अपना काम उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और जब आप सेट हो जाओगे, 10-15 साल काम कर लोगे, जब आपकी सारे स्टूडियोज़ में सारे डायरेक्टर्स आपको जानने लग जाएंगे, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि अपने काम को, भाई ठीक है अभी मैं दूसरा काम कर रही हूँ, बीच बीच में कभी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगी, कोई बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे बजट का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो मैं कर लें, तो वो साइड जॉब वाला। अब भी तो शुरू नहीं कर सकते एज अ साइड जॉब। कर सकते हो तो फिर आप क्राउड करोगे, क्राउड डबिंग कर सकते हो, जिसमें 7-8 लोगों को साथ में डब करवाया जाता है। कोई क्राउड डब से ही शुरुआत मैंने भी की थी। सो ये चीज़ है। शनि कुमार ने सवाल पूछा है, डबिंग के पहले डबिंग के पहले आप क्या करते थे और जब डबिंग स्टार्ट की तो फैमिली का क्या कॉन्सेंट था? अच्छा, डबिंग के पहले भाई मैं म्यूज़िक में था कंप्लीटली, आज भी हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत एक्टिव था। मेरा बैंड था, मैं शोज़ करता था, मैंने गाने बनाए हैं। आप यूट्यूब पे लोहित शर्मा सॉन्ग सर्च करोगे तो मेरे गाने मिल जाएंगे। 2011 से मैं था, मेरी गिटार क्लासेस चलती थी और मैं गिटार सिखाता था, तो मैं कंप्लीटली म्यूज़िक में था। फिर ऑल इंडिया रेडियो में मैं कैजुअल अनाउंसर लगा। 1-1.5 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो में जॉब की और उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया था। तो डबिंग से पहले मैं ये करता था। और फैमिली भाई मेरी बहुत चिल है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है तेरे को करना है कर ले। बस ये चीज़ है कि शादी से पहले नहीं, शादी मेरी हुई उसके बाद मैं मुंबई आया, क्योंकि शादी के बाद मेरे डैड ने बोला ठीक है अब तू बड़ा हो गया, अब तू जा।
जी लिया अपनी ज़िंदगी। ठीक है। सुमीरे 123 ने पूछा है, क्या आप भी जुजुत्सु काइसन की मांगा पढ़ते हो सर? नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ता, सॉरी बट मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि पहली चीज़ तो मुझे मांगा का नॉलेज बहुत बाद में हुआ। दूसरी चीज़ भाई, मेरे को रीडिंग मेरे को लगता ही नहीं कि मैं कर पाऊँगा रीडिंग, क्योंकि पूरा दिन आप बाहर रहते हो, स्टूडियो टू स्टूडियो घूमते रहते हो, रात को थके हुए घर पे आते हो। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, घर आता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, रीलें देखते देखते सो जाता हूँ। कोई काम नहीं है भाई इसके अलावा, मांगा नहीं पढ़ने का टाइम ही नहीं है भाई ऑनेस्टली। एड्स शिवांश ने पूछा है, गोजो भाई की डबिंग करने में कैसा फील होता है? बड़ा मस्त फील होता है यार, मतलब मस्त कैरेक्टर है, मज़ेदार कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा उसके जो पंचेस होते हैं, जो कॉमिक टाइमिंग है ना, वो उसके डायलॉग हिंदी में बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम तो जापानीज़ में सुनते हैं, पायलट जो उसका होता है जापानीज़ में होता है, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। स्क्रिप्ट पे पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है हिंदी में ये लिखा हुआ है, इस बात का ये मतलब है, तो उसका कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं जो लोगों को कैची लगे और जो यहाँ की जनता के हिसाब से सही हो, क्योंकि जापानीज़ में उन्होंने अपनी जनता के लिए सही बनाया है ना, तो मस्त लगता है भाई, मज़ा आता है उसको डब करने में। अगला है देविका एक्स गोजो ने पूछा है, आपको कैसे नहीं पता था कि गोजो की हाइप रियल है या नहीं? यू डोंट वॉच एनिमे क्या? नो आई डोंट वॉच एनिमे। मैं बचपन में ज़रूर देखता था, इक्का दुक्का एनिमे देखा है मैंने, उसके अलावा मैंने एनिमे ज़्यादा नहीं देखा है। और मुझे जुजुत्सु काइसन के बारे में जब तक मैंने इसको डब करना शुरू नहीं किया था मुझे नहीं पता था, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि जुजुत्सु काइसन नाम की कोई सीरीज़ है और इसमें कोई गोजो नाम का कैरेक्टर है और उसकी इतनी हाइप है। ठीक है, रील यार वो गज़ब भी मतलब काट के वो वायरल की थी। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा चल जाएगी। खैर उम्मीद तो क्या थी, मुझे यही उम्मीद नहीं थी कि उसकी रील बन जाएगी, क्योंकि वो मेरे यूट्यूब के वीडियो में से काटी हुई रील है, मतलब वीडियो है। अच्छा, वार्निंग क्षितिज इज हियर ने पूछा है, जुजुत्सु काइसन 0 मूवी कब डब होगी? अब भाई देखो, जुजुत्सु काइसन 0 मूवी का मुझे कुछ नहीं पता है। अगर वो डब होगी और अगर मुझे बुलाया तो ही मैं डब कर पाऊंगा, अदरवाइज भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो होगी या नहीं होगी, या मुझे बुलाया जाएगा या नहीं। अगर वो किसी और स्टूडियो में चली गई और उस स्टूडियो के डायरेक्टर को अगर नहीं पता है कि इस गोजो को पहले कौन डब करता है, तो वो अपने किसी और आर्टिस्ट से डब करवा सकते हैं। तो प्लीज़ दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि अगर वापस ये मूवी भी डब होने वाली है तो उसमें मैं ही डब करूँगा, कुछ गारंटी नहीं है होगी। तो अगर मुझे बुलाया तो ज़रूर करूँगा। दी ओमी मिश्रा ने पूछा है, बिग रिस्पेक्ट टू भैया, थैंक यू मेरे भाई। एज यू वर अ सिंगर सो डज इट हेल्प इन वॉइस? यस भाई, बिल्कुल हेल्प करता है। एक्चुअली सिंगिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप मॉड्यूलेशन में और अपनी टोन ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि एक फ्लैट डबिंग होती है, जैसे वॉइस ओवर होते हैं, उसमें सीधा सीधा बोलना है आपको कि फॉर एग्जांपल मुंबई कुछ नहीं, बस एक बहुत ही महंगी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, बस नॉर्मल ऐसा है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। लेकिन यहीं पे अगर कोई डायलॉग है और उसकी एक्टिंग आपको करनी है तो ये सिंगिंग से टोनैलिटी आप ऊंची नीची कर सकते हो कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सिर्फ रहते ही नहीं हो बल्कि यहाँ के नखरे भी उठाते हो। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको सिर्फ कि ये ऊंच नीच जो होती है ये बहुत हेल्प करती है सिंगिंग की वजह से। और अगर कोई फ़नी कैरेक्टर आप डब कर रहे हो तो भाई आपकी टोनैलिटी फ्लैट होनी ही नहीं चाहिए, तब बहुत मदद मिलती है अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है तो। नेक्स्ट पूछा है यूके कश्यप ने, अपने आप को गोजो के बराबर क्यों नहीं समझते हो? हमारे लिए तो आप ही गोजो सेंसे हो। भाई ठीक है, लेकिन देखो मैं गोजो के बराबर इसलिए नहीं समझता क्योंकि गोजो को मैं सिर्फ डब करता हूँ हिंदी में, मेरी तरह वो 25-30 और लैंग्वेजेस में भी डब होता है। और जो उसके ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एनिमे पे डब नहीं किया है, जिन्होंने मांगा पढ़ के, जिन्होंने डायलॉग्स पढ़ के रिकॉर्ड किया है और उनकी वॉइस पे वो एनिमे बना है, वो असली गोजो हैं। उन्होंने उसको गोजो बनाया है अपनी आवाज़ से, तो हम नहीं हैं। इसलिए मैं अपने खुद को उसके बराबर नहीं समझता। आई एम एंटर सॉरी भाई, मुझे नहीं पता ये नाम कैसे बोलना है। कैसे हैं भाई? मैं हूं एंटोर। थैंक यू भाई, मैं ठीक हूं एकदम। क्वेश्चन है, साइड कैरेक्टर्स के लिए भी आपको ऑडिशन देना पड़ता है क्या? डिपेंड करता है, ऑडिशन नहीं देना पड़ता है। अगर आप जैसे किसी स्टूडियो में रेगुलर हो चुके हो और उस स्टूडियो में कोई फिल्म आई जिसमें कोई साइड कैरेक्टर है और उनको लगा कि इस पर लोहित की आवाज़ चली जाएगी तो वो डायरेक्टली मेरे को बुला लेंगे। और अगर
और अगर मैं नया नया हूँ, मुझे कोई स्टूडियो वाले नहीं जानते और मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे प्लीज़ बुलाओ बुलाओ बुलाओ, और उनके पास उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है किसी साइड कैरेक्टर पे लोहित को चेक करके देखते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मुझे बुलाएंगे और मेरा वॉइस टेस्ट लेंगे। ऑडिशन अलग चीज़ होती है, वॉइस टेस्ट अलग होता है। वॉइस टेस्ट में स्टूडियो वाले चेक करते हैं कि आप कैसा डब कर रहे हो। तो अगर उनको लगा कि मैं सही कर रहा हूँ तो वो मुझे साइड कैरेक्टर पे कास्ट कर लेंगे। और रेगुलर होने के बाद तो स्टूडियो वालों को पता ही है कितने कितने टाइम में डब करता है, कैसा डब करता है, कैसी वॉइस है, वॉइस जाएगी या नहीं। तो साइड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन नहीं होता है। जैन डेंजीरो, आपकी अर्निंग कितनी होती है? 1 लाख 2 लाख कितनी? भाई ये कहाँ पहुँच गए आप? देखो भाई, डिपेंड करता है कि जितना काम करोगे उतने पैसे कमाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब दिन में अगर आप सिर्फ 2 ही घंटे काम करो तो हो सकता है कि आप 2-2.5 हज़ार ही कमाओ दिन के, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा है मुंबई में, तो आपको जितना खर्चा है उससे कम से कम 3 गुना काम करना पड़ेगा, तब जाके आप, जैसे मैंने बताया था कि छोटे से छोटा घर भी 30,000 रेंट है यहाँ पे 1 BHK का। तो आप जितना काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका 30,000 अर्निंग हो जाएगी। उसके अलावा आप जो भी है खर्चे महीने के, आना जाना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, घर के खर्चे, फैमिली के, राशन किराना, सब कुछ मिला के, तो अर्निंग तो भाई देखो लाखों की तो फिर ज़्यादा हो गई। और प्लस टाइमली पेमेंट भी नहीं होती है, 2-2 महीने 3-3 महीने छोड़ के होती है। किसी महीने में हो सकता है एक साथ अच्छा अमाउंट आ जाए, किसी महीने में हो सकता है कि बिल्कुल भी पैसा नहीं आए, तो वो चीज़ें डिपेंड करता है भाई। नेक्स्ट है, कैरेक्टर डब करते हुए उसकी लिप सिंक मैच कैसे करें, मतलब लाइव डबिंग। भाई ये तो देखो डबिंग का सबसे मेन, सबसे बेसिक मुद्दा है कि आप लिप सिंक कैसे करो। उसके लिप को देखो पहले, तो उसकी लाइन सुनो, वो कितने मीटर में बोल रहा है, कितनी देर में बोल रहा है, वो देखो। उसके बाद अगर वो ज़्यादा मुंह खोल के बोल रहा है तो आपको भी हिंदी ज़्यादा मुंह खोल के बोलनी है। अगर वो कम मुंह खोल के बोल रहा है तो आपको भी कंट्रोल्ड हिंदी बोलनी है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मम्बल नहीं करना है, क्योंकि कई जैसे कोरियन है, कोरियन में वो बिना मुंह ज़्यादा खोले भी एकदम क्लियर बोल देते हैं, तो वैसा भी हमको करना पड़ेगा। फ़ैन मीटिंग, अच्छा आइजल टीना, फ़ैन मीटिंग करोगे? अगर हाँ तो कब और कहाँ? भाई मुझे नहीं पता, मैंने बताया कि भाई ये बहन है भाई, सॉरी पता नहीं, पर फ़ैन मीटिंग, फ़ैन वाली बात तो पता ही है आप लोगों को। हाँ, मिलना जुलना ज़रूर करेंगे, थोड़ा टाइम रुक जाओ, कभी कहीं आना जाना करेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि कुछ लोगों से एक साथ ही मिल लेंगे। अभी तो कोई आइडिया नहीं है यार, मैंने कभी नहीं किया ऐसा, कभी भी कुछ भी। डॉक्टर अर्जुन, प्लीज़ टेल अस एस्पायरिंग वॉइस। अच्छा, आपका लोएस्ट बजट एंड हाईएस्ट बजट कौन से? देखो लोएस्ट तो मुझे जहाँ तक याद है कोई एक एनिमे मैंने किया था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो ना बेब्लेड और पोकेमॉन का मिक्सचर था और वो था चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़ एनिमे था वो, चाइनीज़ एनिमेशन था वो। और वो ऐसा था कि बेब्लेड और पोकेमॉन का कुछ था, मैशअप टाइप का, अजीब सा था। तो उसमें मैंने किया था, उसका मुझे बजट मिला था भाई 400 रुपये पर एपिसोड। वो मेरा मुंबई आने के बाद सबसे कम बजट था अब तक का। ज़्यादा मुझे हाईएस्ट कौन सा था? हाईएस्ट डिपेंड करता है, सीरीज़ जैसे कर रहे हैं तो मान लो 16 एपिसोड की सीरीज़ है तो उन सब के एपिसोड के मिला के थोड़े ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। कोई फिल्म कर रहे हो तो उसके थोड़े कम रहते हैं, डिपेंड करता है भाई। तो हाईएस्ट का तो कुछ कह नहीं सकते, कभी होगा ऐसा हाईएस्ट तो मैं खुद ही बोल दूंगा भाई अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था ये मेरा। अच्छा, खंबा घड़ी तो भाई खम्बा घड़ी होता है, एनीवे खम्बा घड़ी सा। बताइए कि आपको गोजो सातोर की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात भाई, हर एक बात पसंद है, मस्त आदमी है। सैयन सरकार, मस्त नाम है भाई। सर नेक्स्ट आप कौन से एनिमे को डब कर रहे हो? एनी हिंट? भाई यार अभी क्या हिंट दूं मैं आपको, हिंट चाहिए आपको? ऐसा नहीं बता सकते, मैंने आपको बोला ये पहले भी कि जब तक रिलीज नहीं हो सकता हम नहीं बता सकते। सविनय नेगी, योर फेवरेट डब्ड एनिमे और मूवी? भाई मैंने डब की है या मैंने जो डब्ड देखी है? देखो सबसे फेवरेट मेरा जो एनिमे था वो मैंने साल 2003 या 4 में देखा था, जब मैं छोटा था, 10-12 साल का था मैं। तब एक आता था हाइडी द गर्ल ऑफ एल्प्स, बहुत प्यारा एनिमे था, बहुत प्यारी उसकी स्टोरी थी, बच्ची की कहानी थी वो। कभी देखना यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा वो, डब तो शायद ही मिलेगा, लेकिन बहुत प्यारा था भाई। SK सोहन, भैया आपका एक फेवरेट एनिमे कैरेक्टर बताएं जो आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर जो मेरा फेवरेट है,
हाइडी, नो डाउट हाइडी, आगे पीछे हाइडी, बहुत प्यारा कैरेक्टर है वो, मेरा फेवरेट है। एम आर रेहान, एक एपिसोड डब करने में कितना टाइम लगता है भाई? टाइम डिपेंड करता है एपिसोड में काम कितना है। अगर मान लो जैसे 10 ही कट्स हैं तो 15 मिनट लगेंगे, और अगर मान लो 80 कट हैं तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। सुन रहे हो, सिक्का गिरा, बहुत पैसे वाला हूँ, ऐसे हाथ पैर हिलते तो मेरे सिक्के गिरने लग जाते हैं। अच्छा, टाइटन्स के 11, भाई आपको डेंजी ज़्यादा अच्छा लगता है या गोजो? बाय द वे भाई, तुमसे अच्छा डब जापानीज़ वाले भी नहीं करते। अरे यार ये मत बोलो यार, ये ज़्यादा हो जाता है। वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल, ओजी इज ओजी ब्रो, यू नो। अच्छा, और डेंजी या गोजो? भाई गोजो मस्त है, डेंजी अकेले में मस्त है, गोजो फैमिली के साथ मस्त है। नव्या ने पूछा है, आई कैन वॉइस ओवर बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गुड इनफ और नॉट, प्लीज गाइड। भाई वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप जिन वॉइस आर्टिस्ट को सुनते हैं उनकी लैंग्वेज सुनो और देखो कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ ख़राब कर रहे हो, उनको सुन के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। मतलब मैं कैसे गाइड करूँ इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेदर यू आर गुड इनफ और नॉट, वो तो मैं सुनूंगा तो पता चलेगा। अच्छा, वॉइस एक्टर कैसे बनते हैं? अगर वॉइस अच्छी नहीं है फिर भी बन सकते हैं। भाई देखो, वॉइस एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। हर वॉइस के कैरेक्टर होते हैं, हर वॉइस के वॉइस आर्टिस्ट होते हैं। आपको एक्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको क्राफ्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपकी मतलब क्राफ्ट पे काम होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इमोशंस को कैसे अपनी आवाज़ के ज़रिए दिखाना है या सुनाना है, तो वो है। बाकी आवाज़ कैसी भी हो, आपका डिक्शन क्लियर होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। आवाज़ से कोई मतलब नहीं, आवाज़ कैसी भी हो आप बन सकते हो वॉइस आर्टिस्ट। गोजो वापस आएगा क्या? भाई नहीं पता यार, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। और जो खबर तुम लोगों ने सुनी थी वो भी कोई लीक्ड खबर थी, मांगा से लीक्ड न्यूज़ थी वो तो ऑफिशियली भी नहीं आई है शायद अभी तक। मुझे नहीं पता मैं सही बता रहा हूँ या गलत, लेकिन मुझे नहीं पता यार वापस आएगा या नहीं। मतलब मैं तो खुद डब करता हूँ, मेरे पास भी एकदम आखिर में ही आता है। तुम लोग जब देखते हो ना, उसके शायद 20 दिन पहले या महीने भर पहले मैं डब करता हूँ उसको, तो इतना ही तुमसे पहले हूँ मैं, उससे पहले कुछ नहीं है। और ये सवाल पूछा था रोहन झा ने, सॉरी भाई नाम नहीं लिया, और उससे पूछा था उससे पहले वाला इट्स एनिमे लवर ने। हाँ ठीक है। अभी है ठाकुर रॉकी 19 ने पूछा है, वॉइस आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता है? वॉइस आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता है बताओ? क्यों बताऊँ? क्यों बताऊँ? भाई देखो, मैंने बोला ना, हर स्टूडियो पे डिपेंड करता है। हर स्टूडियो का अलग बजट होता है, हर प्रोजेक्ट का, हर प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट का अलग होता है। थिएट्रिकल मूवी जो होती है रिलीज़ होने वाली, बड़े किसी चैनल की है, बड़े किसी बैनर की है, तो उसका अच्छा बजट होता है। लोअर बैनर वालों के थोड़ा लो बजट होता है। और नेटफ्लिक्स का है तो अलग बजट होगा, अमेज़ॉन प्राइम का है तो अलग होगा, टीवी का है तो अलग होगा। ऐसा है, सबका अलग अलग बजट है भाई। तो काम के ऊपर ही पैसा है, जितना काम करोगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। साइतामा 5881 ने पूछा है, आप जिस एनिमे को डब करते हो क्या आप बाद में वो एनिमे देखते हो, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन? नहीं भाई, मैं डब करते हुए ही देख लेता हूँ। हाँ, बस मैं ये देखने के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत देखता हूँ कि जो मैंने डब किया है, क्योंकि जब हम डब करते हैं तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमें काउंट, जैसे मैं सबसे पहले अगर मैं डब कर रहा हूँ तो मुझे किसी दूसरे आर्टिस्ट की वॉइस नहीं सुनेगी, क्योंकि वो डब हुआ ही नहीं है, तो मैं सिर्फ अपना ही डब करे जा रहा हूँ। अब जो सबका डब होने के बाद, मिक्स होने के बाद एक बार सुनना बनता है कि यार मैं सबके साथ मैच कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, तो वो देखने के लिए, और कैसा डब किया है ये देखने के लिए। अदरवाइज पूरा का पूरा एपिसोड या सीरीज नहीं देखते, क्योंकि वो डब करते करते ही देख लेते हैं। आदित्य डब्स ऑफिशियल ने पूछा है, सेंसे हाउ टू एनहांस वॉइस मॉड्यूलेशन? भाई मॉड्यूलेशन को एनहांस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो यार, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ओम प्रैक्टिस करो सुबह सुबह उठ के, कम से कम 8-9 मिनट 10 मिनट ओम, सीधे बैठ के एकदम। और मॉड्यूलेशन जैसा, मतलब मॉड्यूलेशन तो फिर आपको डब शुरू करना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस के लिए, और ब्रीदिंग प्रैक्टिस सबसे अच्छी है। समीर ने पूछा है मंथली इनकम, भाई मैं बता चुका है तुम्हारे, मैंने सेम को कैसे ले लिया भाई? सॉरी भाई, लेकिन मैं आपको मतलब इस वीडियो में बता चुका हूँ पहले। विनीत पिटालिया ने पूछा है, क्वेश्चन 2 भाई, पहला कौन सा था तुम्हारा?
अब तक किस कैरेक्टर की डबिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है? भाई यार ऑनेस्टली एक मैं एनिमे का नहीं बताऊंगा क्योंकि एनिमे नहीं है वो। एक मूवी आई है थोड़े दिनों पहले, दी आउटलॉज करके, नेटफ्लिक्स पे। तो उसका जो कैरेक्टर है ना, वो जो मूवी का हीरो है, बड़ा मस्त है यार। वो करने में बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने और जो इंजीनियर है सागर स्टूडियो में, तो उनके साथ हमने मिलकर बहुत मस्त मस्त उसके डायलॉग बनाए। मयूखी में ये डब हुई थी मूवी, तो बड़ा मज़ा आया था वो डब करने में। और अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि आपने डबिंग करना ही चूज़ क्यों किया और कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े। डबिंग चूज़ हो गई भाई अपने आप, मजाक मजाक में शुरू हुआ था और वो सीरियस हो गया बाद में। और ऑब्स्टेकल्स जो है आए थे वो मैं बताऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा भाई, 25 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है ये वीडियो, समझ रहे हो। मैं खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, लंबे लंबे वीडियो नहीं झेले जाते भाई। अगर तुम देख पा रहे हो अभी तक तो तुम्हारी सहन शक्ति की दाद दूंगा मैं, या तो तुम बहुत वेले हो। सॉरी भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, देख लेना वीडियो, इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ। एरेबस एरीबस XD ने पूछा है, भैया आपने वॉइस आर्टिस्ट बनने का कब सोचा और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन मैं बता चुका हूँ, चिल थे, न्यूट्रल रहते मेरी फैमिली वाले, कुछ नहीं बोलते, चलो भाई तेरे को करना है कर ले, देख ले बस, हाँ ख़राब मत हो जाना। बाकी बनने का सोचा कब, देखो बचपन से मैं क्यूरियस था डबिंग को लेके, वॉइसिंग को लेके, कि क्या होता है कैसे होता है। मैं जब सुनता था डबिंग का कंटेंट तो मुझे लगता था कि यार ये कंप्यूटर बोल रहे हैं, इंसान बोल रहा है, तो बड़ा क्यूरियस था। फिर मैंने खुद ऐसा करना शुरू किया, कैसेट्स में, टेप रिकॉर्डर में मैं रिकॉर्ड करता था कहानियाँ अलग अलग आवाज़ों में। वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर 2017-18 में मैंने वापस ऐसे ही माइक मंगवाया, घर पे डब शुरू किया और वैसे वो शुरू हुआ। फिर मैं मुंबई आया, लंबी कहानी है, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। सागर राजशाही ने पूछा है, फर्स्ट टाइम जब पता चला कि एनिमे करके भी होता है, एनिमे करके भी होता है और उसमें वॉइस डब करनी है तो कैसे फील हुआ? भाई मुझे पता था कि एनिमे कुछ होता है, वो तो मुझे पता है, जापानीज एनिमेशन को एनिमे बोलते हैं। और उसमें जब भाई मैं तो काम के तौर पे काम करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि एनिमे है, लाइव एक्शन है, एनिमेशन है, कार्टून है, क्या है। बुलाया जो काम है कर लो पूरी ईमानदारी से, पूरा इन्वॉल्वमेंट डाल के अपना, ऐसा है। नेक्स्ट है मिस्टर मयूर चावरे ने पूछा है, फ्यूचर स्कोप्स फॉर न्यूली स्टार्टेड डब स्टार्स, फियर ऑफ एआई। भाई फियर ऑफ एआई हैशटैग जो आपने लगाया ना, बहुत सही है, क्योंकि जिसने नया नया शुरू किया है उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो जितना टाइम उसको खुद को स्टेबल और सेटल करने में लग जाएगा, तब तक एआई बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप नए हो और आप आने की सोच रहे हो तो थोड़ा सोच लेना भाई, एआई की वजह से बहुत चीज़ें कम होने वाली है। उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, तो आएगा कंटेंट अभी बैक टू बैक, तो ऐसा है। रोशन ने पूछा है कि YouTube चैनल ओपन करने का आइडिया। भाई YouTube चैनल मेरा बहुत पहले से था, 2011-12 से ही, मतलब मैंने अपने गाने वाने डालने शुरू कर दिए थे। उसी पे मैंने फिर वो YouTube वाली डबिंग करनी शुरू कर दी थी और वो कंटिन्यू हो गया, चैनल चलता रहा। बीच में 2-2.5 साल इनएक्टिव भी था, लेकिन अभी भाई काम कर रहे हैं वापस बैक टू बैक। कल्याण ने पूछा है, भैया आपको गोजा का वॉइस आर्टिस्ट बन के कैसा लग रहा है, और आपको और फ्यूचर और भाई भी एनिमे डब करोगे? बाय द वे भाई लव यू टू यार। देखो गोजो का वॉइस आर्टिस्ट, मैं सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं ये तो नहीं देखता कि मैं किसको डब कर रहा हूँ। वो तो आप लोगों ने इतना कर दिया तो मुझे पता चला कि ठीक है भाई गोजो का है सीन इतना ज़्यादा, अदरवाइज वही है, बस डबिंग है तो है, काम ही है अपना। तो बाकी अच्छा तो लगता है यार, मस्त कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातुरो गोजो ने पूछा है, सर आई एम अ वेरी बिग गोजो फैन एंड आई वांट टू आस्क यू सर, हैव यू एवर गेट नर्वस व्हाइल मिमिकिंग गोजो? भाई मिमिक नहीं करते हम, डब करते हैं, मिमिक्री अलग चीज़ होती है। और नर्वस तो नहीं होते, नर्वस कभी नहीं होते। नर्वस तब होते थे जब नए नए मुंबई में आए थे और कोई स्टूडियो में हमको बुलाता था डबिंग के लिए, बहुत टाइम से, मान लो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बुलाओ, और वो फाइनली बुला लेते थे, तब हम नर्वस होते थे थोड़े से। लेकिन अभी तो भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, मस्त एकदम मस्ती में डब करते हैं। जीशांग मे बी ने पूछा है, माई क्वेश्चन इज टेल योर स्टोरी इन शॉर्ट। भाई ये तो बड़ा शॉर्ट में तो हो ही नहीं पाएगी, बहुत लंबी स्टोरी है, तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, बनाएंगे भाई इस पर अलग से वीडियो। नेक्स्ट है, एनिमे कौन से जॉनर का पसंद है, रोम कॉम या शूनेन? भाई मुझे तो भाई पहली बार पता चला है कि ऐसे कोई
इसमें भी जॉनर होते हैं। बाकी मेरे को हर तरह का कंटेंट पसंद है, हर तरह का, क्योंकि एक ही एक कर करके बोर हो जाते हैं, तो दिन में 4-5 तरह के करते हैं तब तक मज़ा नहीं आता। तो हर तरह का जॉनर पसंद है भाई, एनिमे में भी और हर तरह हर फील्ड में। बंटी ने पूछा है, लोहित भाई आप दिल से किस हॉलीवुड एक्टर के लिए हिंदी डबिंग करना चाहते हो? भाई मैं जिम कैरी के लिए करना चाहता हूँ। हालांकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अगर उनकी कोई पुरानी फिल्म रीडब हो रही होगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अगर मुझे वो करवाएं तो भाई मस्त एक्टर है यार वो। मुँह सूख गया भाई, अनकट कर रहा हूँ, देख लो 30 मिनट 40 सेकेंड हो गए। देख तो लोगे क्या तुम लोग? इतना झेल लोगे क्या? अभी बहुत क्वेश्चन पड़े हैं भाई, बहुत तो नहीं है, काफ़ी कर दिए, मतलब देखते जाओ। आप कौन सा फ़ोन में व्लॉग बनाता हो कोजो सर? हम बनाते हैं सर आईफोन SE 3rd जनरेशन में। अभी पिछले साल आया था 2022 में, 2022 पिछले साल ही, पिछले से पिछले हो गया अभी तो अच्छा फ़ोन है, छोटा सा है, ओल्ड स्कूल है डिज़ाइन इसका, मुझे पसंद था तो मैंने ले लिया। अब इसमें मैं वीडियो सब इसी में करता हूँ, एडिट भी इसी में करता हूँ और फिर रिकॉर्ड भी इसी में करता हूँ। मिस्टर हर्ष ने पूछा है, पहले वाला क्वेश्चन निक थापा ने पूछा था। मिस्टर हर्ष मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी डब कब करोगे? वो तो मैंने बता दिया ना, वो पता नहीं, जब होगा तब करेंगे, अभी कुछ नहीं पता ऑनेस्टली। अगर मैं ऐसा बोल दूं ना कि नहीं बता सकते, तो इसका मतलब कि मैं कर रहा हूं और बता नहीं सकता, ठीक है। और अगर मैंने ये बोला कि पता ही नहीं है, तो मतलब भाई सच में नहीं पता, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। फेवरेट एनिमे मैंने बताया ना, हाइडी, गर्ल ऑफ द एल्प्स। कायूब ने पूछा था ये सवाल। वार्निंग क्षितिज, अच्छा वापस सवाल पूछा क्या सर? आप डीएम में रिप्लाई क्यों नहीं करते? भाई मेरे डीएम का ना, मैं आपको बताता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे डीएम में क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा, क्योंकि ना ये गोजो और जुजुत्सु के सीन की वजह से हज़ारों मैसेज आए हुए हैं, और मैं एक एक को अगर खोल के रिप्लाई करने बैठूंगा तो मेरे को कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। तो वो जो, और फिर क्या है कि एक बार रिप्लाई करने के बाद फिर बात भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है तुमने हाय बोला मैंने हाय बोल दिया, फिर आप कुछ आगे पूछोगे उसका भी, तो वो बात आगे से आगे बढ़ती जाएगी और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो मैं और कुछ, मतलब दिन भर मैं स्टूडियो में रहता हूँ, फिर रात को घर में आता हूँ, तो टाइम ही नहीं निकल पाता यार। बस रीलें देखना भी तो ज़रूरी है ना, रीलें देख के तो समझ सकते हो आप लोग यार। बाकी जो मैं कोशिश करता रहता हूँ, देखो ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, कि जितने ज़्यादा हो सके मैं करता भी हूँ। जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको पता है कि मैं मैसेज के रिप्लाई करता भी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट तन्मय ने पूछा है कि सर हाउ इट फील्स व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू एंड से गोजो सातोरू एंड व्हाट द लाइफ इज। भाई कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता वॉइस आर्टिस्ट को, आराम से गलियों में घूमते हैं, दुकानों पे जाते हैं, काम से काम करते हैं। वॉइस आर्टिस्ट फेमस होने के लिए बना ही नहीं है, वो पर्दे के पीछे काम करने के लिए बना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हो कि इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो बहुत लोग बुरा भी मान जाते हैं कि भाई आप कभी काम की चीज़ें भी मिस हो जाती हैं उसके चक्कर में, बहुत सारे ऐसे काम के मैसेज भी गलती से इग्नोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी अच्छा लगता है भाई, काम है, काम ही कर रहे हैं। सैबी सिंह पटवाल, भैया कैरेक्टर की अकॉर्डिंग डबिंग कैसे करें और कैरेक्टर को फील कैसे कर सकते हैं हम? भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे फील करते हो कैरेक्टर को, आपने अपने एक्टिंग के स्किल्स पर कितना काम किया है, आपने कैरेक्टर के स्किल्स पर कितना काम किया, आपने समझा कितना है कैरेक्टर्स को। अगर आप ये सब करते हो तो फिर आप कैरेक्टर के इमोशन भी पकड़ सकते हो, उसका फील भी पकड़ सकते हो, सब हो सकता है। अच्छा, ये सारे इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चन थे, और छांटे हुए अभी ये है यूट्यूब वाले, जो यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी में डाला था, उसमें कुछ सवाल आए थे, ख़त्म होने वाला है बस भाई, ज़्यादा नहीं चलेगा अभी। आई वॉन्ट सम मोटिवेशन, बैटरी भी हो गई भाई मेरी कम। आई वॉन्ट सम मोटिवेशन स्पीच अबाउट लाइफ, व्हाट शुड आई डू टू गेट अ बेटर फ्यूचर, हाउ कैन आई हैंड प्रॉब्लम्स, हाउ यू फेस प्रॉब्लम्स एंड पेन। बाय द वे भाई देखो, हर किसी को अपना ही करना पड़ता है, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। जो आप फील कर रहे हो, जो आप फेस कर रहे हो सकता है मैंने उसके मुकाबले कुछ भी ना किया हो, या हो सकता है जो मैंने फेस किया है, हर इंसान का अलग अलग है यार। तो देखो, खुद पे भरोसा रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग बोलते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बहुत डीप मीनिंग है इस बात का। खुद पर भरोसा रखो,
खुद को समझो, खुद को टाइम दो, सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दो थोड़े टाइम के लिए, अकेले बैठो, समझो। उसके बाद कुछ टाइम बिना सोशल मीडिया, बिना मोबाइल फ़ोन्स के फैमिली को, दोस्तों को टाइम दो, चिल रहो थोड़े से, समझो खुद को कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो लाइफ में। नेगेटिव मत हो भाई, पॉजिटिव रहो जितना हो सके, ठीक है, यही चीज़ है। और पेन तो झेलना ही पड़ेगा, हार्श रियलिटी है, कड़वा सच है, आपको पेन तो झेलना ही पड़ेगा जो है। अगर चोट लगी है तो दर्द होगा जब तक वो हील नहीं हो जाती, और हील होने में होता है टाइम, हील होने में टाइम लगता है, तो वो तो आप ही को देखना पड़ेगा भाई, झूठी सिंपैथी मैं नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट, अच्छा ये सवाल मुझसे पूछा था गौतम दास ने। भाई गौतम भाई, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं और मेरा साथ आपके साथ है। टेंजिन सेन पे, सॉरी नाम गलत बोल रहा हूँ तो, व्हेन विल यू अपलोड योर ओन डब्ड वीडियोस लाइक यू यूज्ड टू डू। भाई देखो ना, मैं खुद मिस करता हूँ यार वो टाइम, लेकिन बड़ा मुश्किल से ना मेरा कॉपीराइट वाला झंझट खत्म हुआ है यूट्यूब से। अब मैं कॉपीराइटेड वीडियो और वो ट्रेलर डब करना वो सब नहीं कर पाऊँगा। हाँ, कुछ और कंटेंट सोचेंगे डबिंग से रिलेटेड ही, वो डालेंगे, लेकिन वो जो पहले होता था वो तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सोहम पटेल ने पूछा है क्लियर एंड बेसफुल वॉइस के लिए कुछ एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भाई, ब्रीदिंग, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अगर आपको क्लियर और बेसफुल वॉइस चाहिए तो, और प्लस रीडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोन्स की एक्सरसाइज होती है, सिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें करो तो आपके ऊपर ही है। ब्रूटल गेमिंग ने पूछा है आप सातुर गोजो की डबिंग कब, कहाँ और कैसे मिली। लव फ्रॉम ओडिशा। लव यू भाई। देखो ऑडिशन चल रहे थे और रैंडमली मुझे बुलाया कि एक ऑडिशन के लिए आ सकते हो, तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, वो अप्रूव हो गया और ऐसे ही ये काम शुरू हुआ था, जो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। यार आप मेरे देखते नहीं हो क्या वीडियोस आप लोग हैं? ये मैं किसी और वीडियो में हरकत कर चुका हूँ क्या? मेरे को डेजा वू हो रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर चुका हूँ ये सब पहले। भाई ज़्यादा हो गया अभी। अच्छा, प्रीतिश एडिट्स ने पूछा है डबिंग इंडस्ट्री से कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो भाई मैं बता चुका हूँ आपको, देखो इस वीडियो में पहले भी, कि क्या क्या होता है। इनकम डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके टैलेंट पे, आपकी अप्रोच पे, आपके काम करने के तरीके पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है ये कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे। अगर एडवर्टीजमेंट में जाते हैं तो वॉइस ओवर की तो वहाँ तो बहुत ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। धीरज ने पूछा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोजो। अच्छा आदमी है यार, भला आदमी है बेचारा, ज़िंदगी से थोड़ा परेशान है, ठीक है, लेकिन चल रहा है, ज़िंदगी काट रहा है, यही हम थिंक करते हैं गोजो के बारे में। क्या थिंक करेंगे भाई, मस्त है, अच्छा कैरेक्टर है। व्हाट इज़ योर एजुकेशन। भाई मेरी एजुकेशन मैंने किया है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग में, और उसके बाद मैंने MA प्रीवियस किया इंग्लिश में। फाइनल ईयर नहीं किया मैंने MA का, यहाँ तक किया हुआ है, तो मतलब ग्रेजुएट हूँ भाई मैं, हाफ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कप्तान गेमिंग ने पूछा भाई वॉइस चेंज कैसे करें, और हम भाई वॉइस चेंज कैसे चेंज करें। वाह क्या पूछा है, वॉइस चेंज कैसे करें और कैसे वॉइस चेंज करें। भाई वॉइस चेंज करनी क्यों है, पहले तो ये बताओ, अपनी वॉइस में डब करो ना, चेंज करना ही क्यों है। मॉड्यूलेट कर सकते हो आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं पोकेमॉन जर्नीज़ की जो सीरीज़ है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं हिंदी में, उसमें मैं गो का कैरेक्टर करता हूँ, तो वो बात करता है हे ऐश देखो हम वहाँ जा रहे हैं, मैं म्यू को पकड़ने। तो अब ये मैंने वॉइस चेंज नहीं की, मैंने मॉड्यूलेट की, अपनी पिच हाई की है मैंने अपनी वॉइस में, तो ये चेंज करना नहीं है, तो आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई आप एनिमे डबिंग कब से स्टार्ट किया था। एनिमे डबिंग मैंने स्टार्ट किया शायद 2019 नहीं, यहाँ पे आने के बाद 2020 के एंड में कुछ शायद मैंने पहला एनिमे डब किया था यहाँ आने के, पोकेमॉन वाला जो था ना जर्नीज, वही ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड डेविल RZ ने, आपको क्रंची रोल डबिंग का कितना पैसा था। क्रंची रोल नहीं देते भाई, क्रंची रोल वाले स्टूडियो को पैसा देते हैं, स्टूडियो अपने हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से, हमारी लाइन काउंट के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें पैसे देते हैं, पेमेंट देते हैं सब, और हर एपिसोड की अलग पेमेंट होती है, काम के हिसाब से पेमेंट्स अलग होती हैं। सर प्रोनाउंसिएशन पर काम कैसे करें, शुभम ने पूछा है।
और कैसे सुधारें हिंदी भाषा पर अच्छे से पकड़ कैसे बनाएं, कोई टिप्स दीजिए। भाई देखो, रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। रीड करो, उसको रिकॉर्ड करो, फिर सुनो, फिर पता लगाओ। एक तो आपको पता होना चाहिए आप गलती कहाँ कर रहे हो। उसके लिए आप पुराने वॉइस आर्टिस्ट, जो सीनियर डबिंग आर्टिस्ट हैं, डिस्कवरी चैनल पे आप नरेशन सुना करो। पुराने यूट्यूब पे बहुत सारी आप ऑडियो बुक सुनो, उसमें आपको नरेशंस क्लियर मिलेंगे। तो वो सुन के आपको पता चलेगा कि सही वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, गलत कैसे होता है। तो उसको सुन के आपको खुद को ही जज करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है। हरुणा ने पूछा है क्या इंडिया में डबिंग के लिए कोई चार्ज है? चार्ज मतलब भाई पता नहीं भाई, सॉरी मैं क्वेश्चन समझा नहीं, पता नहीं मैंने क्यों इसका स्क्रीनशॉट गलती से लिया होगा, शायद मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर। एंड जेजेके क्या ख़त्म होने को आया है? भाई जेजेके का मुझे नहीं पता ख़त्म होने को या नहीं, लेकिन हाँ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप एंटरटेनमेंट के किसी भी फील्ड में हो, एक्टिंग में, डबिंग में, वॉइसिंग में, तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, फैमिली के लिए, क्योंकि आप खुद के काम को भी दे रहे हो। आपके पास छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो 3 महीने पहले प्लान करना पड़ेगा कि 3 महीने बाद मैं वहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से काम करते करते कम करना पड़ेगा 3 महीने बाद तक, और उसके बाद आपको छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप एक एवरेज वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो अगर आप बहुत सीनियर हैं जिसकी डिमांड कभी भी हो सकती है, मतलब अगर आप कभी भी आएँ तो बराबर ही काम चलेगा, तो आप आराम से चिल मार सकते हैं। आपका फेवरेट के ड्रामा सीरीज़? भाई मेरी फेवरेट के ड्रामा सीरीज़ है स्टार्टअप और लिसन टू लव। स्टार्टअप है नेटफ्लिक्स पे, उसमें मैंने डब किया था, और लिसन टू लव में मैंने डब किया, वो शायद हॉटस्टार पे है। तो वो मस्त है, दोनों सीरीज़ बहुत अच्छी हैं। मिस्टर ये पूछा था मुझसे आशुतोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ नोनू गोइंग टू बी अ डब आर्टिस्ट टू? जस्ट किडिंग। नहीं, वो भाई उसके ऊपर डिपेंड करता है, मन किया तो बनेगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। भाई डबिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, और एक एपिसोड डब करने में कितना टाइम? दिक्कत तो देखो, एक बार आप सेट हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक एपिसोड डब करने में कितना टाइम जाता है वो डिपेंड करता है कि कितना काम है, कैरेक्टर कैसा है। अगर बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही, तो दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगता है जो लगता है उसके हिसाब से, लाइन्स के हिसाब से। जैसे 10 लाइन्स हैं अगर, और कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजेस लेके बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से बोल रहा है, तो हो सकता है उसको 10 लाइनों को डब करने में भी आधा घंटा लग जाए। बट यूजुअली लगते हैं 15 मिनट, 10 मिनट। आप ये पूछा है नो साउंड गेमिंग ने, और ये पूछ रहे हैं कि आपने डबिंग कहाँ से सीखी? मुंबई में आप कहाँ रहते हो? भाई लोकेशन सेंड करो। क्यों लोकेशन क्यों भेजूँ भाई? देखो, डबिंग मैंने कहीं से नहीं सीखी, मैंने खुद ही सीखी है, सुन के सीखी है, देख के सीखी है। बचपन से डबिंग वाले मूवीज़ और कार्टून्स देखता था, ऑब्जर्व करके सीखी है। और मुंबई में मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ, क्योंकि सारे स्टूडियोज़ यहीं पे हैं आसपास, तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। लोकेशन नहीं भेजूँगा मैं। विशेष ने पूछा है, सर आप डब करते हो तो आपको पर एपिसोड के हिसाब से पे करते हैं? डिपेंड करता है। कुछ स्टूडियोज़ में क्या होता है कि हर एपिसोड, जैसे 10 एपिसोड की सीरीज़ है तो 10 एपिसोड का सेम बजट होगा। सपोज़ करो 3000 है पर एपिसोड है, तो 10 एपिसोड का 30,000 हो गया। कुछ स्टूडियोज़ में क्या होता है कि हर एपिसोड में काम के अकॉर्डिंग पेमेंट बनता है। जैसे किसी में अगर 20 लाइनें हैं तो उसका एवरेज कोई 1000 या 1200 पर एपिसोड बन गया। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है। हो सकता है 20 लाइन का कभी 4000 भी हो, डिपेंड करता है। और दूसरे एपिसोड में कम काम है तो उसका कम बजट होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से बनता है। सर आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। हाय भाई रियो। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन विशेष बता दिया, ठीक है। सर मैं भी एनिमे डब करता हूँ अनऑफिशियली, इसलिए आपसे कुछ टिप्स चाहिए। अपनी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कैसे? मैंने बताया ना भाई, आप रीडिंग करो और सुनो, सुन के रिपीट करो, दोहराओ जो आप सुन रहे हो नरेशंस को। जो कोई सीनियर वॉइस आर्टिस्ट है जो नरेशन अच्छी करते हैं, उनको सुन के उनकी वॉइस को रिपीट करो, सेम वैसा का वैसा बोलने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करो, और देखो कि क्या आप वैसा ही बोल पा रहे हो। महराज ने पूछा है, आप शुरू से क्या करते थे? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। टेक लव। टेक लिया भाई, ले लिया। और शुरू से भाई मैं म्यूजिक में था, बताया ही था मैंने। लव यू टू ब्रो, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगता है कि बांग्लादेश से और इतना दूर से लोग अपने काम को पसंद कर रहे हैं।
44 मिनट्स, अरे बाप रे बहुत लंबा हो गया वीडियो। ब्रो कभी जिराया, अच्छा छिछोरे बाबा ने पूछा है, ब्रो कभी आपके साथ हुआ है कि डबिंग करते समय आप भूल गए कि क्या बोलना है? हाँ, लाइन तभी तो स्क्रिप्ट सामने पढ़ पढ़ के बोलना पड़ता है। कई बार आपके दिमाग कुछ और चल रहा होता है और आप वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार बार बार लाइन भूल रहे हो आप, आउट सिंक हो रहे हो। होता है, बहुत बार होता है, कॉमन है भाई। ओ यस, खत्म हो गया भाई। इसी के साथ हमारा जो Q&A वीडियो था, बड़ा मज़ा आया। डब करने में क्या, बोलने में मेरा मुंह सूख गया, इतना मैं लगातार डबिंग के टाइम पे बोलता हूँ और मोस्टली वीडियो एडिट कर देता हूँ। पर अच्छा है कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पौने घंटे का। तो देख लेना भाई, टाइम निकाल के देखना आराम से। नेक्स्ट Q&A और करेंगे जिसमें और काम के सवालों को के जवाब देंगे। बहुत सारे सवाल थे भाई, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था हर एक सवाल को पिक करना, वरना ये वीडियो देख लो शायद 60 एक के आस लगभग 60 क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं कवर। इतना टाइम लग गया, तो अगर मैं सारे लेता तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत लंबा वीडियो बन जाता यार। 46 मिनट्स बहुत बड़ा वीडियो होता है। अनकट रखा है भाई, आपके सामने है, आराम से देखो वीडियो को तसल्ली से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो अगला वीडियो पसंद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल रहो, खुश रहो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। मज़े करो, आनंद में रहो, लाइफ के मज़े लो, ज़िंदगी को जियो जी भर के। लव यू ऑल, बाय।